इस लेक्चर में हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 को डिस्कस कर देंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 क्राउन रूल का सेकेंड एक्ट, क्राउन रूल का फर्स्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, और यहीं से इंडियन काउंसिल्स एक्ट का जो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बाद दो और एक्ट आ गए हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 एक्ट्स लेके आते हैं, और यही फर्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ब्रिटिश पार्लियामेंट अगस्त 1 1861 को पास करते हैं। और यहाँ पे इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में मेजर चेंज लाए गए हैं। सबसे पहले जो काउंसिल था गवर्नर जनरल का, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में चेंज लाए गए हैं। जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, उसको रेस्टोर कर दिया गया है। और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। देन इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इसको बेसिकली यहाँ पे एक मिनी कैबिनेट, मिनी पार्लियामेंट बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये एक्ट जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे लाया गया है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो वही जो म्यूटिनी हुई थी, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब यहाँ पे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन लाने में ज़रूरी हो गया है, सो दैट इस तरीके से कोई और म्यूटिनी, कोई और रिवोल्ट फ्यूचर में ना हो जाए। सो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इसको ध्यान में रख के ये एक अर्जेंट नीड पाई गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि यहाँ पे अब इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी बन गया है। और यही एक रीज़न भी रहा है कि आगे जो 2 और एक्ट्स आ गए इस काउंसिल के, जिनको हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं, एक सीरीज़ ऑफ एक्ट्स बना दिया गया है। तो उन्हीं सीरीज़ में से ये एक इम्पॉर्टेंट, या हम कहेंगे कि लैंडमार्क एक्ट है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट मानते हैं। सो रीजंस बहुत सिंपल थे, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, कई सारे चेंजेस इसने लाए हैं। इंग्लैंड में इसने चेंजेस लाए हैं, क्योंकि वाइसराय यहाँ पे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि एक ब्रिटिश एमपी होना चाहिए और ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक, ब्रिटिश कैबिनेट का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी माना जाता था। सो इस तरीके से इंग्लैंड में कई सारी चेंजेस आ गए, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन गवर्नमेंट में वो चेंजेस नहीं दिखी है। सो ये एक रीज़न रहा है कि यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इसी तरीके से म्यूटिनी जो हुई है 1857 में, इस म्यूटिनी के बाद एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका था कि इंग्लैंड जो है कोई अच्छी गवर्नमेंट दे देगा यहाँ पे इंडिया में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है कि इंडियंस को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है लेजिस्लेशन पर्पस में। और जो यहाँ पे गवर्नर जनरल का काउंसिल था, जो वाइसराय का काउंसिल बना दिया गया है,
वो जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ जो उनको मिले थे 1858 एक्ट में, वो भी फेल हो गए हैं उनको डिलीवर करने में। सो ये बेसिक रीजंस थे जिसके बेस पे एक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एक्ट को पास करना पड़ा, इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 को। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, सो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव पर्पस में, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने का एक मौका दिया जाए, और साथ ही साथ जो डिफेक्ट्स थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उनको भी ख़त्म किया जाए। ये एक बेसिक रीज़न था, बेसिक पर्पस था इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने में। की प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे तो मेजर चेंज लाए गए हैं इस इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को दिए गए हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इस गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे बॉम्बे में और मद्रास में, उनको पावर्स दिए गए हैं कि अब आप पीस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए अपने अपने प्रेसिडेंसीज में लॉज बना सकते हो, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में। सो इस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि एक कॉमन सिस्टम जो है सेपरेट प्रेसिडेंसीज के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सेपरेट प्रेसिडेंसीज मीन्स मद्रास, बॉम्बे और बंगाल था। और ये भी हम कह सकते हैं कि एक रिवर्स गियर जो है वो लग गया है यहाँ पे इस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोविजन के थ्रू, या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के थ्रू। क्यों रिवर्स गियर लग गया है कि सेंट्रलाइजेशन जो हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हो गई थी, और इसी सेंट्रलाइजेशन का एक पीक राउंड जो चला गया था वो चार्टर एक्ट 1833 में हो चुका था। सो 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट के थ्रू यहाँ पे अब डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, सो दैट बॉम्बे, मद्रास, बंगाल जो है वो अब अपनी रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस के लिए, प्रेसिडेंसीज के लिए लॉज बना सके। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवॉल्व, यहाँ पे आप पावर्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे, डेलीगेट करोगे लोअर लेवल पे। हायर लेवल पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगा, लेकिन लोअर लेवल पे आप किस तरीके से उसको डेलीगेट करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। इट मीन्स मद्रास, बॉम्बे में आप किस तरीके से इसको इस प्रोसेस को डिलीवर कर दोगे, पावर्स को डिलीवर कर दोगे, पावर्स को ट्रांसफ़र कर दोगे, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईजिली या स्मूथली रन कर पाए। इस ये जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन जो है, इसका प्रोसेस इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में शुरू हो गया है, और कंप्लीट जिसको हम कहेंगे ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस को जो मिली है वो मिली है 1937 में ही। बंगाल हो, मद्रास हो, बॉम्बे हो, इन सारे प्रेसिडेंसीज को, प्रोविंसेस को एक कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में शुरू हो गया था। लेकिन एक कंप्लीट ऑटोनॉमी, या जिसको हम कहेंगे इंटरनल ऑटोनॉमी, वो इन प्रोविंसेस को 1937 में ही मिली है। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता को एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं कि आप पूरे कंट्री के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बना सकोगे।
बॉम्बे को, मद्रास को ये पावर्स दिए गए हैं कि आप अपने प्रेसिडेंसीज़ के लिए, प्रोविंसेस के लिए लॉज बना सकोगी, लेकिन कलकत्ता को पूरे पावर्स दिए गए हैं कि आप पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बना सकोगे। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि जो मद्रास, बॉम्बे है, उनको अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने होंगे और कलकत्ता का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बनाएगा। और इसी तरीके से न्यू प्रोविंसेस जो है, न्यू प्रोविंसेस में जो ये लेजिस्लेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। ये भी एक क्लास रखा गया है इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कि यहाँ पे जितने भी न्यू प्रोविंसेस आ जाएंगे उन न्यू प्रोविंसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। और न्यू प्रोविंसेस जो है, बंगाल 1862 में बना दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है 1886 में बना दिया गया है। इसी तरीके से 1897 में पंजाब और बर्मा को बना दिया गया है। ये न्यू प्रोविंसेस इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। देन इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी कई सारे चेंजेस आ गए हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 5th मेंबर ऐड कर दिया गया है। इससे पहले 4 मेंबर्स थे, अब 5th मेंबर ऐड कर दिया गया है। अब 4 की जगह पे 5 मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, या हम कहेंगे वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स होंगे। और उनको पोर्टफोलियोज भी दिए गए हैं। लाइक अब जो 5 मेंबर्स बन गए हैं वो होम पोर्टफोलियो एक लेगा, दूसरा मिलिट्री ले लेगा, तीसरा लॉ, फिर इसी तरीके से रेवेन्यू और फाइनेंस। ये 5 पोर्टफोलियोज जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और यहाँ पे इनको रिकग्निशन मिली है पोर्टफोलियो सिस्टम की। ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट से आने से पहले। दैट मीन्स 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और उस पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्निशन मिली है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में। इसके बाद इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसमें एक 6th मेंबर जो है ऐड कर दिया गया है। और वो 6th मेंबर जो है पब्लिक वर्क्स के लिए रख दिया गया है। और ये 6th मेंबर 1874 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वाइसराय का, यहाँ पे 6 मेंबर्स 1874 में 6th मेंबर 1874 में आ गया था। और वो मेंबर जो है उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिया गया है। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए वाइसराय का, जिनमें होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। दैट मीन्स यहाँ पे वाइसराय का जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, हर एक मेंबर को अपना एक पोर्टफोलियो मिल गया था, अपना एक डिपार्टमेंट मिल गया था। और वो इसी तरीके से अपने डिपार्टमेंट के लिए फाइनल ऑर्डर्स जो है इशू करते थे। हर एक, चाहे कोई होम डिपार्टमेंट का मेंबर, ये ऑफिसर होगा, मिलिट्री का होगा, लॉ डिपार्टमेंट का होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होगा, इसी तरीके से फाइनेंस का होगा। तो यहाँ पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू वो फाइनल ऑर्डर्स निकाल देंगे। देन इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे भी चेंजेस आ गए। बेसिकली होता क्या है, ये जो म्यूटिनी हुई है इसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो सर सैयद अहमद खान जो है
इन्होंने एक एडवाइस दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडियन नेशनल्स को आप एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ जाओ। और ये एडवाइस जो है उन्होंने एक पैम्फलेट में छाप दी थी, और उस पैम्फलेट का नाम था द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। यहाँ पे इस पैम्फलेट में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या म्यूटिनी 1857 के बाद ये एडवाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी कि यहाँ पे आप इंडियंस को इन्वॉल्व कर दो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, सो दैट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उन्होंने ये भी लिखा था इस पैम्फलेट में कि म्यूटिनी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, या इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो इम्पोर्टेंट रीज़न है बढ़ने का, राइज होने का, वो यही था कि इंडियंस को आपने नेग्लेक्ट कर दे दिया, इंडियंस को आपने चांस नहीं दिया था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट बन जाए। सो दैट हुआ क्या था कि ये वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसको एनलार्ज कर दिया गया है। यहाँ पे अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि कम से कम 6 मेंबर्स होने चाहिए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स होने चाहिए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इस तरीके से टोटल स्ट्रेंथ जो है इस वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो अब इंक्रीज हो गई है 17। देन ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रोसेस था वो यही था, पर्पस जो था वो यही था कि यहाँ पे आप लेजिस्लेशन की जाए। और ये जो टोटल मेंबरशिप 17 हो गई है, इसमें ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि एटलीस्ट हाफ आप जो आप एडिशनल मेंबर्स जो है आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एडिशनल मेंबर्स, उनमें से हाफ जो होने चाहिए वो नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए। नॉन ऑफिशियल्स मीन्स ब्रिटिश और इंडियंस दोनों आते हैं। ये एडिशनल मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो स्ट्रेंथ जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 17 हो गई है, और इसमें जो एडिशनल मेंबर्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसका जो हाफ होना चाहिए वो आप अपॉइंट कर दो नॉन ऑफिशियल्स में। नॉन ऑफिशियल्स में ब्रिटिश और इंडियंस दोनों आ जाते हैं, और इनकी जो फंक्शनिंग रख दी गई है, इनकी जो ड्यूटीज़ रख दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजर्स के लिए रख दी गई है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक बिगनिंग जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के थ्रू इंडियंस की। दैट मीन्स इंडियंस को अब पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल जाएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस में। देन 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट के थ्रू ही ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि वाइसराय जो है वो अब उनको भी पावर्स दिए गए हैं कि वो अब कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर देगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, सो दैट उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है फर्दर एक्सपेंड हो जाए। और लॉर्ड कैनिंग इसी दौरान 1862 में 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं। उनमें राजा बनारस था, महाराजा पटियाला थे, और सर दिनकर राव थे। ये 3 इंडियंस जो है, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये एम्पावर कर देता है लॉर्ड कैनिंग को, वाइसराय को, कि अब आप नॉमिनेट कर सकते हो कुछ इंडियंस को, तो इसी बेस पे 1962 में लॉर्ड कैनिंग 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं, जिनमें राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव थे। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पर्पस के लिए ये भी अब डिक्लेयर कर दे दिया गया है, कोई भी बिल जो पब्लिक रेवेन्यू के लिए होगा या डेट के लिए होगा, मिलिट्री के लिए होगा, रिलीजन के लिए होगा, फॉरेन अफेयर्स के लिए होगा,
कोई भी बिल विदाउट वाइसरायज एसेंट पास नहीं की जाएगी। और वाइसराय को ये भी पावर दिया गया है कि वो अपने काउंसिल के रूल को, वो अपने काउंसिल की पॉलिसीज़ को, वो अपने काउंसिल के डिसीजंस को ओवर रूल भी कर सकता है जब उसको लगेगा कि ये ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए। वो अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवर रूल भी कर सकता है। देन ये भी कह दिया गया है कि अब वाइसराय जो है वो एक ऑर्डिनेंस भी पेश कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी ला सकता है जब उसको लगेगा कि ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है। तो ये विदाउट ये काउंसिल्स कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस कर सकता है। या हम ये कहेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज वाइसराय जो है उसको ये एम्पावर कर दिया गया है कि अब आप ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकते हो। और इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी जो होगी वो 6 मंथ्स के लिए रखी गई है। दैट मीन्स वाइसराय ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकता है विदाउट हिज काउंसिल्स कॉन्फ्रेंस या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। और वैलिडिटी जो रहेगी इस ऑर्डिनेंस की वो 6 मंथ्स तक रहेगी। हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था कलकत्ता में, या वाइसरायज का जो काउंसिल था कलकत्ता में, इसको एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं कि अब आप लॉज को पास कर सकते हो ब्रिटिश इंडिया के लिए, ब्रिटिश या कंप्लीट ब्रिटिश टेरिटरी के लिए। देन इसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको भी कुछ यहाँ पे भी कुछ चेंज लाए गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में रहता था, इसको ये पावर्स दिए गए हैं कि वाइसराय के काउंसिल के एक्ट को आप डिसॉल्व भी कर सकते हो। ये पावर्स दिए गए हैं। वाइसराय इंडिया में बैठा हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में बैठा हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश एमपी था। वाइसराय जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस कर देगा यहाँ पे, उसको फाइनलाइज करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में बैठे हुए थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये एम्पावर कर दिया गया है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में, जो भी डिसीजंस सेक्रेटरी ये वाइसराय का काउंसिल ले लेगा, आपको ये पावर्स है कि आप इनको डिसॉल्व भी कर सकते हो। देन इसी तरीके से कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर इन चीफ में भी एक मेजर चेंज लाई गई है। यहाँ पे कह दिया गया है कि आज के बाद कमांडर इन चीफ जो है, इसको अपॉइंट किया जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। कमांडर इन चीफ को अपॉइंट किया जाएगा एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दैट मीन्स इस वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर जो है कमांडर इन चीफ को बना दिया गया है। देन ये फीचर्स थे इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की। अब कुछ डिफेक्ट्स जो है वो भी डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक लिमिटेड रोल मिला है। इसको एक एडवाइजरी बॉडी फ्रेम कर दी गई है और साथ ही साथ कोई डिस्कशन फाइनेंस पे नहीं होगी। सो ये एक डिफेक्ट माना जाएगा इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का। देन जो भी इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे, इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, जिस तरीके से हमने देखे थे कि 3 इंडियंस को नॉमिनेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस में किया गया है, लेकिन कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था कि इनको इंक्लूड किया जाए। वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है मिसिंग था इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। देन डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस तो एलो कर दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में इस एक्ट के थ्रू,
और यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स जो है प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को भी दिया गया है। तो सिर्फ कुछ प्रेसिडेंसीज को चुनना और उनको लेजिस्लेटिव पावर्स देना और बाकी प्रेसिडेंसीज को नेग्लेक्ट कर दे देना, ये भी एक डिफेक्टिव प्रोविज़न है इस एक्ट 1861 का। और ये जो ऑर्डिनेंस की बात मैंने कर दी है, यहाँ पे वाइसराय ऑर्डिनेंस निकाल सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये भी एक डिफेक्टिव पावर है क्योंकि यहाँ पे वाइसराय को एब्सोल्यूट पावर्स मिलते हैं। सो ये एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 था। थैंक यू।